क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? बल्कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मायानाज बच्चों, कैसी तबीयतें हैं? खैर खैरियत है बच्चों? तैयार हो जो, आपका कॉलेजेस इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। ख़बरें आ रही हैं कि इंशाल्लाह ताला सितंबर में आपका मामला शुरू हो जाना है। मैं एक बार आपको दोबारा याद दहानी करवा दूं कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो अभी तक इन छुट्टियों में, बेटा जब आप कॉलेज तशरीफ़ लाएं तो आपको कम से कम इस सिलेबस में, इन 8 चैप्टर्स में जो हमने पढ़े होंगे, इनमें कम से कम कोई मेहरबानी फरमाना, कोई उसमें ना कन्फ्यूजन ना रख के आना, ये क्लियर करके लाना। बेसिकली इन वीडियो लेक्चर्स का और आपको घर पे ये सहूलत प्रोवाइड करने का मकसद ही है। अगर आप बच्चों के जहन में ये है कि जी हम अभी कॉलेज ऑफ हैं और कॉलेज जब स्टार्ट होंगे तो फिर इनको याद कर लूँगा, फिर इनको याद कर लूँगी और बाद में इन चीज़ों को कर लूँगी, तो बेटा फिर मुझे ये बताएं कि इन छुट्टियों में ये सारी जहमत फरमाने का मकसद क्या है। इसलिए आप ये जो 8 चैप्टर हैं ये आपके मुकम्मल तैयार होने चाहिए जब आप आएँ। तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो हम ऑर्गेनिक को यानी कि इंशाल्लाह आपका 8वें चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 में जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी और इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनको स्टार्ट किया था और उनको डिस्कस किया था। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने उसमें ज़िक्र किया था बाइंडिंग एनर्जी का, उसके बाद हमारी बात हुई थी पैरामैग्नेटिज़म की, फिर हमारी बात हुई थी कोवलेंट और आयनिक रेडियाइज़ की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। अच्छा, एक बात ज़रूर जहन में रखनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था बेटा जिनमें ग्राफ दिए हुए हैं ना, इसके ग्राफ ज़रूर बनाना आपने। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ना, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आप उसको लाइक वो कहता है कि जी पैरामैग्नेटिज़म का मुझे बताएं ट्रेंड क्या है। लेट्स से वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है, वो कहता है मुझे पैरामैग्नेटिज़म बताएं इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कैसे वेरी करता है। आप करीब 3, 4, 5 लाइंस में अपना जवाब जो है, जो काम की बातें हैं वो लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? ये ज़रूर करना है। उसके बाद आपको फिर बात हुई थी मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसके बाद जनाब वाली बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम कलर की। कलर में मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा, और मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड किसी सूरत नहीं छोड़ना आपने, वो था डी ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि डी ऑर्बिटल वाज स्प्लिटिंग इन द हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। हाई एनर्जी और लो एनर्जी में वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे आप एमओटी की थी आपने फर्स्ट ईयर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी ना, तो उसमें जैसे आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए थे, तो इसी तरह 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं डी के, जैसे ही उनको लाइट मिलती है विजिबल रेंज में, थोड़ी सी लाइट है, विजिबल रेंज की जो लाइट है इसकी वेवलेंथ बहुत, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती ना, लेकिन वो क्या करते हैं कि इतनी सी लाइट पे ही उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है अलग हो जाना, टूट जाना, जुदा हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो सेपरेशन इन दिस वे होती है कि 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और 2 हायर एनर्जी पे चले जाते हैं। तो अब क्या होगा, लाइक ये वाली सिचुएशन बन जाती है, 1, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो पहले नीचे मौजूद था, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, यही लाइट एनर्जी, ये जंप करता है और ये ऊपर आ जाता है, यानी कि इसमें आ जाता है। अब जब ये इसमें आता है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट स्टे लॉन्गर हेयर। ये तो नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए अब हायर एनर्जी में स्टेट में बैठा रहेगा, ये जंप बैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया था इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन वापस जब जंप बैक करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा। जो एनर्जी इमिट करेगा उसकी वजह से फिर हमें इसका कलर शो होता है। ठीक हो गया? इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है, ये इसकी टाइटेनियम हाइड्रो, इसकी इसको कहते हैं हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, टाइटेनियम कैटाइन।
ये इसका नाम बनेगा। आज नोमेनक्लेचर भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी, नहीं आज नहीं होगा नोमेनक्लेचर, इंशाल्लाह कल होगा। तो आप फिर इसको पता चल जाएगा आपको कि इसका नाम कैसे मैंने ये बोला है। ठीक हो गया बेटा, ये एग्जाम्पल एक जेन में रख लेना। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल और इंटरस्टाइसिस का वर्ड आपने एक जगह पहले सुना हुआ है, बता सकते हैं कहाँ सुना हुआ आपने? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप बता सकते हैं। क्या मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल का मतलब है, ये वर्ड निकला है इंटरस्टाइसिस से। ये आपने वर्ड इंटरस्टाइसिस पढ़ा हुआ है पहले, इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस का मतलब होता है गैप्स, एरिया बिटवीन द टू थिंग्स। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक सॉलिड स्टेट कोई बना रहा हूँ किसी चीज़ की, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, उसके बाद एक एटम ये, एक एटम ये, इनके दरमियान में ये जो गैप्स है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, इसी तरह यहाँ पे जो एरिया होगा इसको कहते हैं इंटरस्टाइसिस। बताएं अब ये आपने कहाँ पढ़ा था? आपने उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में, जहाँ पे आपने थीरीज पढ़ी थी लास्ट में आके, इंटरस्टाइसिस में जहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की थ्योरी, वीबीटी का थोड़ा सा जिक्र हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की बात हुई थी, वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस का मतलब है गैप्स बिटवीन द टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान में जो एरिया है उसको बोलते हैं इंटरस्टाइसिस, गैप बेसिकली। तो अब मेरा ख्याल है कि नाम आपको समझ आ गई होगी, इसके नाम के लिहाज से समझ आ गया होगा कि इंटरस्टाइसिस कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में बेसिकली ऐसा होता है कि एक जगह पे लेट्स से, जैसे ये एक जगह पे किसी इसकी लेयर मौजूद है एटम्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, तो हम इन्हीं की बात करते हैं भाई। ये देखें, ये एक लेयर मौजूद है। अब इस लेयर के दरमियान में, अब आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज लार्जर होता है, बिग साइज होता है इनका, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर इन गैप्स में, ये जो गैप्स है, ये जो एरिया है, यहाँ पे लेट्स से हाइड्रोजन का कोई एटम आके फिट हो जाए, लेट्स से फास्फोरस का कोई एटम आके फिट हो जाए, लेट्स से कार्बन का कोई एटम आके फिट हो जाए, कोई भी, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जिनमें एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान में स्मॉलर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई आके फिट हो जाए यहाँ पे आके बैठ जाए, तो इन एरियाज में, इन स्पेसिस में, इन गैप्स में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड जिनमें गैप्स में कौन फिट हुआ के स्मॉलर एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे इसने बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पेज नंबर 103 पे हूँ मैं, और 103 पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जहाँ पे हेडिंग है, उसमें दूसरी लाइन में देखें ज़रा, कहते हैं दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टाइकोमेट्री का वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के इसमें चैप्टर 1 में, सेकंड लास्ट टॉपिक है मेरा ख्याल है, यील्ड से पहले वाला जो है, लिमिटिंग रिएक्टेंस से पहले। स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्री क्या थी? स्टाइकोमेट्री बेसिकली कुछ इसको स्टिशियोमेट्री भी कहते हैं, कुछ स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं। इसका मकसद क्या है? स्टाइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। यानी स्टाइकोमेट्री हमें ये बता रही होती है, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और फिर स्टाइकोमेट्री हमें ये बताती है कि इतना रिएक्टेंट मिले, इतना प्रोडक्ट बना, बैलेंस करते हैं ना हम उसको। तो इसको कहता है कि ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कहता है कि इनकी जो कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह की जो अमाउंट है ना, ये इतनी स्मॉलर है कि ये एक टोटल एक होल, नेचुरल होल नंबर नहीं बनता। फिर
नेचुरल होल नंबर नहीं होता। नेचुरल होल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल होल नंबर। तो नेचुरल होल नंबर नहीं होता, इनकी जो परसेंटेज होती है पॉइंट समथिंग होगी, तो फिर इसलिए कहते हैं कि इनको नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन अगर इसके अंदर फिट हुआ है तो खैर थोड़ा बहुत है, पॉइंट्स में है, डिजिट्स में जाता है, बात उसकी फ्रैक्शंस में जाती है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उनको हम बैलेंसिंग में फिर कंसिडर नहीं करते। समझ आ गई बात की? इसका मतलब ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब कि उसको जो बैलेंसिंग है फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता इन कार्बन हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि उनकी अमाउंट इतनी लेस है, इतना कम अमाउंट है कि वो बाद फ्रैक्शंस में चली जाती है। जब उसका परसेंटेज निकाला जाए तो वो फ्रैक्शंस में चली जाती है, होल नंबर नहीं मिलता हमें। तो फिर हम 0.12 से इस तरह मल्टीप्लाई करने के चक्करों में नहीं पड़ते, इसलिए हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट है प्रॉपर्टी एंड दैट इज अलॉय फॉर्मेशन। इंतहाई आसान सी बात है और इंतहाई सिंपल सी बात है ये भी। अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है? अलॉय का आपको पता है कि बेसिकली अलॉय एक किस्म का, ये देखें जरा, अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय एक मिक्सचर है। गौर करें जरा, ये क्या लिखा है मैंने लिखा है H2O। H2O मीन्स कि इट्स अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? विच हैज अ फिक्स रेशो ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स। जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं इनकी रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। आप चाहे पानी दुनिया का, इसमें क्या इसको बोलते हैं, पाकिस्तान का पानी ले लें, चाहे आप अमेरिका का पानी ले लें, चाहे आप इसका अफ्रीका का पानी ले लें, अगर वो पानी है तो इट विल बी H2O। इट मीन्स 2 atoms of hydrogen 1 atom of oxygen, it is called a compound, जिसमें केमिकली फिक्स रेशो के साथ कुछ एलिमेंट आपस में मिले होते हैं। अलॉय में क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर। अलॉय कंपाउंड नहीं होता, अलॉय कंपाउंड नहीं होता, ये कंपाउंड है। ये देखें, ये क्या है? वाटर क्या है? ये कंपाउंड है। बट अलॉय इज अ मिक्सचर। इसमें हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जनाबे अली एलिमेंट्स की एक लेयर है, ठीक है, एटम्स की एक लेयर है। लेट्स से ये हैं जनाबे अली क्रोमियम, सारे के सारे ये क्रोमियम, मिसाल के तौर पे ये सारे के सारे क्रोमियम है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से कुछ एटम्स क्रोमियम के निकाल के वहाँ पे आयरन के एटम रख देता हूँ। ये जो ब्लू शेड में मैं दे रहा हूँ, लाइक ये आयरन के एटम है, ये ले, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, बस एक फिक्स एक अपनी डिजायर्ड रेशो के लिहाज से। देखिए मिक्सचर है, मिक्सचर में फिर रेशो चेंज हो जाएगी ज़रूरत के मुताबिक। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जी 1% उसमें क्रोमियम में आयरन डालूं तो 1% डाल लूँगा। अगर मैं चाहता हूं इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक कि जी 10% होने 10% कर लेंगे। बड़ा मशहूर जो अलॉय है वो आपका स्टील है। आपको पता है आजकल की दुनिया में, आजकल हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो स्टील के बगैर हम, मेरा ख्याल है, सोच भी नहीं सकते। स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग है, जंग नहीं लगता, जलजला आता है उसको बियर कर लेता है, ये सारा कुछ मामला है, ये सारी स्टील की खसूसियात हैं। और फिर आप जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील, घरों में बर्तन इस्तेमाल होते हैं ना किचन में, क्या है वो? स्टेनलेस स्टील। क्लियर होगी बात? ये एक अलॉय है। अब इसमें क्या होता है, स्टील में क्या होता है, हम जनाबे अली आयरन लेते हैं और आयरन में कार्बन की सम परसेंटेज मिक्स कर देते हैं, स्टील बन जाता है। और देख लें वो ऐसा मजबूत और ऐसा कामयाब चीज़ है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिहाज से, उसकी मजबूती के लिहाज से, जंग ना लगने के लिहाज से बेहतरीन चीज़ है। क्लियर होगी बात? ये होती है जनाब अलॉय फॉर्मेशन। इसको एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशनल अलॉय भी कहते हैं। आप मुझे बता सकते हैं वैसे कि सब्स्टिट्यूशनल अलॉय इसको क्यों कहेंगे? थोड़ा सा सोचें ज़रा, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, थोड़ा सा सोचें ज़रा। ये वर्ड पे गौर करें, इस वर्ड पे सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? एक क्रिकेट का मैच हो रहा है और मैच में खेलते कितने बंदे हैं? टोटल पार्टिसिपेंट एक टीम की तरफ से कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन जब भी कोई मैच खेलने कोई टीम जाती है तो वो 11 बंदे नहीं लेके जाती, वो बंदे लेके जाती कि 14-15 के करीब। क्यों? ताकि कोई अगर रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है, तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट आ जाता है उसका। अक्सर आप फुटबॉल में ये वर्ड, अगर जिन बच्चों को है उससे शगफ फुटबॉल से, उन्होंने सुना होगा ये वर्ड वहाँ पे यूज़ है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कोई प्लेयर इंजर हो गया तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट आ, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ? उसकी जगह पे आने वाला, एक बंदे को हटाया, निकाला, उसकी जगह पे दूसरा बंदा आया, हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट किया। ऐसे ही होता है ना? तो ये मैंने यहाँ पे भी तो यही किया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, ये सारे एटम किसके थे? क्रोमियम के। मैंने क्या किया? इस क्रोमियम के कुछ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, चेंज कर दिया। किसके साथ? आयरन के साथ, कार्बन के साथ, जिसके साथ मर्जी। जब उसको चेंज कर दिया उसके साथ तो ये बन गया सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। क्लियर? मुश्किल कुछ भी नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इनको ज़हन में रखना। चलें जी, ठीक हो गया। ओके जनाब, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज होगी क्लोज। मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक बार मैंने जिक्र किया था कि एक बार लॉन्ग क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन यही दिया था, ये जो आपका टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का जो मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर क्या था वो? क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन वो भी एक बार ही आया हुआ है, तो लेकिन ऑब्वियसली आया हुआ है और एक्सरसाइज में मौजूद है तो आ तो सकता है, एक बात। दूसरी बात यह कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पैरामैग्नेटिज्म, सब्स्टिट्यूशन अलॉय क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, कलर क्यों डेवलप होता है, ये सारी बातें इसमें हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। ओके बेटा, अब ये जो अलॉय फॉर्मेशन है, जो सब्स्टिट्यूशन अलॉय है, ये भी आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। ओके जी, नेक्स्ट आए जनाब, पेज नंबर 103 पे अब हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आप कह लें कि खूबसूरत किस्म का टॉपिक शुरू करते हैं, और वो खसूसियत है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो ये वर्ड बनाते हैं जो मैंने लिखा है। क्या मैंने लिखा है? कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत कम एलिमेंट हैं जो बनाते हैं, कम एलिमेंट ऐसे जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये एक्चुअल जो खसूसियत है ना, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इसका है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। कम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं देखें जी। अभी हमने कंपाउंड की बात की थी, H2O की, NaCl की, कोई भी कंपाउंड। NaCl जनाब अली एक कंपाउंड है और बड़ा मासूम सा कंपाउंड आप देख सकते हैं। एक मासूम सा सोडियम एटम है इसमें और एक क्लोरीन का एटम है, और हम सोडियम क्लोराइड बन जाता है। हम कह देते हैं कि ये एक कंपाउंड बन गया, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आपके सामने सिचुएशन हो कुछ इस तरह की, लाइक एक एलिमेंट हो, Pt लिखा है मैंने, प्लाटिनम हो और उसके गिर्द जनाबेली 1 2 3 4 5 6 कोई और एलिमेंट लगे हों। एग्जाम्पल देता हूँ, Cn लगाओ। Cn को बोलते हैं सायनाइड। क्या बोलते हैं? सायनाइड। Cn लिख रहा हूँ, Cn का क्या मतलब है? बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है Cn का? ये देखें, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यूँ होता है ये, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसी तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है सायनाइड। इसको क्या कहते हैं? सायनाइड। अगर इस तरह का एक कंपाउंड हो जाए तो अब ये वो मासूमाना कंपाउंड वाली बात तो नहीं रही। उस कंपाउंड में तो सिंपली एक जनाब एलिमेंट है सोडियम,
एक एटम सोडियम का है और एक क्लोरीन का है और एक सिंपल सा कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। अब इस सिनेरियो में क्या है, दरमियान में एक एलिमेंट लगा हुआ है प्लाटिनम और उसके गिर्द जनाब अली घेरा डाला हुआ है, ढेर सारे करीब 6 के करीब दूसरे कंपाउंड, दूसरे मॉलिक्यूल आके लग गए हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये साइनाइड है। अब इसमें और इसमें फ़र्क तो है ना, इन कंपाउंड्स को कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये इस तरह के सिंपल कंपाउंड्स नहीं, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, वो यही होते हैं जो मैंने आपके सामने बनाया। क्या, देयर विल बी एन सेंट्रल एटम, इसको सेंट्रल एटम कहते हैं। ये जो दरमियान में मौजूद है ना, ये सेंटर में मौजूद है ना, सारे इसके साथ आके अटैच हुए हैं, तो इसको कहते हैं सेंट्रल एटम। देयर विल बी अ सेंट्रल एटम एंड द सेंट्रल एटम विल बी सराउंडेड बाय एटम, आयन और सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, न्यूमरस, में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस को, ऐसे कंपाउंड्स को विच आर नॉट सिंपल, ये सिंपल से तो नहीं है ना उस तरह से, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर? अब हम ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बड़ी खसूसियत है, बड़ी खूबी है इनकी, और इनका इंडस्ट्री में भी बड़ा इस्तेमाल है, बहुत इस्तेमाल। आप आगे जाके पढ़ेंगे, अगर आपको केमिस्ट्री आगे कहीं जाके नसीब हुई, वैसे तो आप अल्लाह खैर रखे डॉक्टर इंजीनियर बने। ये देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का आगे जाके इतना इस्तेमाल होता है कि इसके लिए एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इनकी एक अलग ब्रांच है विच डील्स विद द प्रोडक्शन, विच डील्स विद द यूजेस ऑफ दीज कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं उसको। बहरहाल पेज नंबर 103 पे जनाब कम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये शुरू में इसने छोटा सा बताया हुआ है कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। वो क्या कहता है, कहता है कि जी अगर आयरन साइनाइड है, लाइक यहाँ पे बनाता हूँ, आयरन साइनाइड है, और कहता है कि जनाब अली हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवा दिया हमने KCN के साथ। वो छोटी सी स्टोरी उसने बताई हुई है। वो रिएक्शन जब हुआ, कहता है कि जी क्या हुआ कि जो हमें जो कंपाउंड मिले मज़ीद, वो कुछ इस तरह के थे, वो कुछ इस तरह का था। अभी मैं इसका नाम नहीं ले रहा, मैं अभी नाम लेने का पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे इसका नाम लिया जाएगा और क्या इसका नोमेनक्लेचर होगा। वो कहता है कि जनाब हमने आयरन साइनाइड का एक मॉलिक्यूल था, उसको उठा के जब पोटाशियम साइनाइड के साथ मिलाया, वी गॉट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। अच्छा, अगर इस तरह का कंपाउंड, अब देखें ना यहाँ पे नोटिस करने वाली बात, अगर ये कंपाउंड हो एंड आई वॉन्ट इट टू बी आयनाइज्ड, मैं इसको आयनाइज करना चाहूँ, तो होना तो ये चाहिए ना कि मुझे जब आयनाइजेशन हो तो मुझे पोटाशियम मिल जाए, मुझे आयरन मिल जाए, मुझे जनाब अली कार्बन मिल जाए, मुझे नाइट्रोजन मिल जाए, आयनाइज्ड फॉर्म में। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, हमें जनाब अली सिर्फ इसके अंदर मिला पोटाशियम अलग और ये पूरे का पूरा कंपाउंड अलग। मतलब कहने का है कि ये जो आयरन साइनाइड हेक्सासायनो का जो कंपाउंड था, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसने अपने आप को ऐसे ही इसी फॉर्म में एग्जिस्ट किया, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट रखा, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट रहा। यहाँ से फिर इस बात की बुनियाद शुरू हुई और इसके ऊपर फिर वर्किंग शुरू हुई, और अब हज़ारों लाखों की तादाद में कम्प्लेक्स कंपाउंड्स मौजूद हैं। क्लियर जी? कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बेसिकली अब आप देखें ना, इसको अगर बनाऊं, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है आयरन वाला हेक्सासायनो का कंपाउंड, इसको अगर मैं बनाऊं तो पोटाशियम आयरन साइनाइड 6, अगर इसको बनाया जाए तो गौर करें आप, इसमें दो चीज़ें हैं।
इसमें दो पोर्शन है, जैसे ये मैंने दो पोर्शन बनाया, जब ये आयनाइज हुआ तो दो पोर्शन है। क्या? एक इसमें है पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव पार्ट किसके ऊपर जाएगा? कैटाइन। अदर पार्ट विल बी नेगेटिव पार्ट। ये पूरे का पूरा, इसको ब्लू से बना देता हूं, वही चीज, ये पूरे का पूरा, ये क्या है? ये नेगेटिव पार्ट है। एक पॉजिटिव पार्ट है इसके अंदर और एक पूरे का पूरा, दिस होल कॉम्प्लेक्स। आप नोटिस करें कि मैं बार बार इनको बना रहा हूं, तो मैं हर बार इनके गिर्द ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये देखें, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हैं, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं ना इसको, मैथ्स में जब आप यूज करते हैं, ये मैं इसके गिर्द ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट लगा रहा हूं दोनों तरफ। मीन्स वन पार्ट विल बी पॉजिटिव पार्ट, वन पार्ट विल बी नेगेटिव पार्ट। यानी एक कैटाइन हो सकता है और दूसरे को ऑब्वियसली क्या कहेंगे? एनाइन, नेगेटिव पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के लिए मैं ये वर्ड, इसके लिए कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज कर रहा हूं। ये सिंपल है, ये सिंपल कैटाइन है और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो जरा, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल कैटाइन है और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। मतलब सिंपल कैटाइन मतलब सिंपल है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी हो सकता है। सिंपल कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। एक फॉर्म तो हो सकती है ये, और दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स एनाइन सिंपल कैटाइन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि complex can carry both charges in some kind of scenario. क्या? It may carry positive charge, it may carry negative charge. complex के ऊपर दोनों चार्ज आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर सुने, आप बात गौर से सुने, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो उसके बाहर कोई सिंपल आके नेगेटिव चार्ज्ड एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ लग जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज तो फिर उसके साथ आके कोई ना कोई सिंपल एलिमेंट, कंपाउंड आके लग जाएगा, विच विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। बात कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? क्या कह रहा हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो साथ में कोई पॉजिटिव चीज आके लग जाएगी, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो साथ में कोई नेगेटिव चीज आके लग जाएगी। आपके सामने जो एग्जांपल लिखी है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर आके यहाँ पे एक पॉजिटिव एलिमेंट लग गया। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जांपल लिख दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाबे अली, आयरन का कोई कंपाउंड हो कार्बोनाइल के साथ, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ये CO, मैंने कैपिटल लिखा है, CO कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लगा दूँ सल्फेट। अब क्या हो रहा है? सल्फेट विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? मुश्किल तो नहीं की बात। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है पेज नंबर 103 के लास्ट में आके देखें जरा, पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, अब हमने बात ये करनी है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं इनके अंदर आपने देखा मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरह कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें जो इस्तेमाल होती हैं। पेज नंबर 104 पे ये लिखी हुई हैं टर्मिनोलॉजीज, आप इनको याद भी करेंगे, ये बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और आप इनको कंसेप्ट के लिहाज से भी क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होंगे नोमेनक्लेचर में ये वर्ड। सबसे पहले है सेंट्रल मेटल एटम। ये देखें जनाब, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ और उस एग्जाम्पल को फिर लेके चलता हूँ। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने और फिर उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। देखें ज़रा जनाब अली, एक एग्जाम्पल है पोटाशियम और इधर है आयरन और यहाँ पे लग गया 6 साइनो ग्रुप, तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम यहाँ पे 4 होता है। अभी बताता हूँ पोटाशियम 4 कैसे आता है। अच्छा जी, अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूँ तो देखें ज़रा, आयरन दरमियान में होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
साइनाइड, 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 साइनाइड। ये एक ब्रैकेट लगा दी मैंने इसके गिर्द ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटाशियम 4 जो मैंने ये लिखा हुआ। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल है ना ये वाला K4 ब्रैकेट के अंदर आयरन और उसके अंदर ब्रैकेट में हेक्सासाइनाइड। तो बेटा मैंने सिर्फ इसको ड्रॉ किया यहाँ पे कि कम्प्लेक्स एक्चुअली इस फॉर्म में होता है। क्या आयरन को मैंने ड्रॉ किया है, 6 मैंने साइनाइड बना दिए हैं और ब्रैकेट लगाई है, और ब्रैकेट के बाहर जैसे यहाँ पे पोटाशियम लिखा हुआ है इसी तरह ये लिख दिया। अब ये एग्जांपल आपके सामने एक लिखी है ना, 3, 4, 5 बातें इसमें एक्सप्लेन हो जानी है, दिमागी तौर पे ज़रा हाजिर रहना। ये है सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहला जो है सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल मेटल आयन कहना चाहिए, बल्कि सॉरी आयन ज़्यादा बेहतर वर्ड, मेटल एटम भी होता है लेकिन आयन ज़्यादा बेहतर है। सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो के दरमियान में मौजूद है और उसके गिर्द आके दूसरे मेटल एटम, आयन या मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, ये जो कि इस केस में आयरन है। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट वर्ड है लिगेंड। सबसे पहले क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा वर्ड मैं कह रहा हूं जनाब अली लिगेंड, लिगेंड LIGAND, लिगेंड। लिगेंड विल बी some anion or it may be some neutral atom or molecule। गौर से सुना जरा बात, मैंने सोच के कहा है इसलिए। ligand will be some kind of anion or it will be a neutral atom or molecule, but it will be having electron pair। लिगेंड वो चीज़ है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। लिगेंड वो चीज़ है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही होगी। अगर मिसाल के तौर पे वो कोई एनाइन है, एनाइन मीन्स इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। अगर मिसाल के तौर पे कोई न्यूट्रल हो, लेट्स से अमोनिया हो, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, तो अमोनिया में ये नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लिगेंड कैन नॉट बी अ कैटाइन, एक कैटाइन लिगेंड नहीं होगा। लिगेंड या तो एनाइन होगा या फिर एक ऐसा न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल होगा विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, अ लोन पेयर। क्लियर? ये जो इसके गिर्द सेंट्रल मेटल आयन के गिर्द मौजूद हैं, ये सारे भाई साहब ये लिगेंड है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, बात और से सुनो जरा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो क्या ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे? बिल्कुल ऐसा ही। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तो हम यू शो करते हैं, बिल्कुल ऐसे शो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे शो कर सकते हैं। हम इसको हमेशा एरोज इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वी नो, हमें यह बात पता है कि कंप्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर जो लिगेंड है इट इज ऑलवेज डोनेटिंग, इट इज ऑलवेज डोनेटिंग, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो फिर इसलिए समटाइम हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम हमेशा ये एरोज नहीं लगाते, हम सिंपल ये लगा देते हैं ऐसे, जैसे पहले मैंने लगाया था, सिंपल ये। इसका भी मतलब यही फॉर द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि हमें इसमें कंफर्म है कि आयरन तो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता ना, आयरन तो कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, लार्जर साइज है, मेटल है, ये तो कभी भी डोनेट नहीं कर सकता। इट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टिंग, तो एक्सेप्ट ही कर रहा हो। एरोज भी लगा दें तो ठीक है, लेकिन यूजुअली फिर हम नहीं लगाते, इसीलिए। क्लियर होगी बात? अब अगली बात सुने जरा, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूं, मोनो डेंटेट लिगेंड। दूसरा वर्ड है
डाइडेंटेट लिगेंड। जो बच्चे होंगे ना अच्छे बच्चे और सियाने बच्चे, उनको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर वही लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, डाइडेंटेट लिगेंड। बाय कह लेते हैं या डाई कह लेते हैं। क्लियर। साइनाइड एक डोनेट करता है तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक आपके सामने जो एग्जांपल बनाने लगा हूं, COO नेगेटिव नेगेटिव, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन। क्या कहते हैं? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। ये देखें, इसका ये ऑक्सीजन भी लोन पे डोनेट कर देता है और इसका ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है, तो इसलिए इट्स अ डाइडेंटेट लिगेंड। ये जो आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई साइनाइड की, ये मोनोडेंटेट। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है लिगेंड क्या होता है, पूछ सकता है मोनोडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल बताएं, पूछ सकता है डाइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल बताएं। क्लियर जी। चलें, इसको इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज, फिर हमने पढ़ा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फिर हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड को शुरू किया, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो 1-2 डेफिनेशंस हैं इसको ख़त्म करके और नोमेनक्लेचर भी करेंगे, यानी पेज नंबर 105 तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखना बच्चों, मुझे इजाज़त दें। गुड लक।